औरंगज़ेब आलमगीर का दौर हुकूमत मुग़लिया सल्तनत की तारीख़ का सबसे तवील, सख्त और फैसलाकुन दौर था। 1658 में तख्त नशीनी के बाद उसने एक ऐसी सल्तनत संभाली जो बज़ाहिर मजबूत थी, मगर अंदरूनी तौर पर शदीद तज़ादात का शिकार हो चुकी थी। इसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज सल्तनत को मुत्तहिद रखना और इन ताकतों को काबू में रखना था जो शाहजहां के आखिरी बरसों में सर उठा चुकी थी। औरंगज़ेब ने इक़्तिदार संभालते ही हुक्मरानी के अंदाज में वाज़ेह तब्दीली की। उसने शाही अखराजात कम किए, दरबारी शान व शौकत महदूद की और ख़ुद को एक सादा तर्ज़ ज़िंदगी तक महदूद रखा। इसका मकसद रियासती नज़्म व ज़ब्त को मजबूत बनाना और सल्तनत को एक सख्त मरकज़ी कंट्रोल में लाना था। मगर इस सख्ती ने दरबार और अशराफिया के एक बड़े तबके को इससे दूर भी कर दिया। इंतज़ामी तौर पर औरंगज़ेब ने मनसबदारी और महसूलात के निज़ाम को बरकरार रखा, मगर इसमें सख्ती और मरकज़ियत बढ़ा दी। सूबाई गवर्नरों पर कड़ी नज़र रखी गई और बगावत को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया गया। इस पॉलिसी ने वक्ती तौर पर नज़्म पैदा किया, मगर मकामी खुदमुख्तारी को शदीद नुकसान पहुँचाया, जिसका रद्द-ए-अमल आने वाले बरसों में सामने आया। औरंगज़ेब के दौर का सबसे नुमायां पहलू उसकी तवील फौजी मुहिम्मात थीं, ख़ास तौर पर दक्कन में। उसने अपनी ज़िंदगी के आखिरी तकरीबन 25 बरस दक्कन की जंगों में गुजार दिए। बेजापुर और गोलकंडा की रियासतों को बिलाखिर मुग़लिया सल्तनत में शामिल कर लिया गया, जिससे सल्तनत का रक़बा अपनी तारीख़ की सबसे बड़ी हद तक पहुँच गया। मगर ये फतूहात गैर मामूली माली और इंसानी कीमत पर हासिल हुई। फ़ौज मुस्तकिल हालत जंग में रही, ख़जाना खाली होने लगा और शुमाली हिंदुस्तान में इंतज़ामी कमज़ोरी पैदा हो गई। इसी दौरान दक्कन में एक नई ताकत उभरी जो बाद में मुग़लिया सल्तनत के ज़वाल का सबसे बड़ा सबब बनी। ये ताकत मराठा थी, जिसकी क़यादत शिवाजी कर रहा था। शिवाजी ने गुरीला जंगी हिकमत अमली के ज़रिए मुग़ल फ़ौज को शदीद नुकसान पहुंचाया। अगरचे उसे गिरफ्तार भी किया गया, मगर वो बच निकलने में कामयाब रहा। उसके बाद मराठा ताकत ख़त्म होने के बजाय मज़ीद फैलती चली गई। औरंगज़ेब ने मजहबी पॉलिसी में भी वाज़ेह तब्दीली की। उसने ख़ुद को एक इस्लामी हुक्मरान के तौर पर पेश किया, शरीयत के निफाज पर ज़ोर दिया और बाज़ ऐसे फ़ैसले किए जिन्होंने गैर मुस्लिम रियाया में बेचैनी पैदा की। जुज़िया की दोबारा बहाली और बाज़ मजहबी पाबंदियों ने राजपूतों, सिखों और दीगर तबकात को मुग़ल इक़्तिदार से दूर कर दिया। ये पॉलिसियाँ सल्तनत के समाजी तवाज़ुन को मुतासिर करने लगीं। राजपूत, जो अकबर और शाहजहां के दौर में मुग़लिया इक़्तिदार के मजबूत सतून थे, औरंगज़ेब के दौर में आहिस्ता आहिस्ता मुखालिफ बनने लगे। मेवाड़ और मारवाड़ में बगावतें हुईं, जिन्हें फ़ौजी ताकत से दबाया गया, मगर सियासी एतमाद बहाल ना हो सका। इसी तरह पंजाब में सिख तहरीक ने अस्करी शक्ल इख्तियार करना शुरू कर दी, जो बाद में एक बड़ी ताकत बनने वाली थी। 1707 में औरंगज़ेब आलमगीर का इंतकाल हुआ। उसके साथ ही मुग़लिया सल्तनत से वो आखिरी मजबूत मरकज़ी क़ुव्वत भी ख़त्म हो गई, जो उसे एक इकाई में बांधे हुए थी। उसने एक वसी मगर थकी हुई सल्तनत छोड़ी, जिसके पास न मजबूत ख़जाना था, न मुत्तहिद अशराफिया और न ही वाज़े जानशीनी का निज़ाम। औरंगज़ेब की वफ़ात के बाद मुग़लिया सल्तनत तेज़ी से ज़वाल के रास्ते पर चल पड़ी। अब इक़्तिदार कमज़ोर बादशाहों के हाथ में आने वाला था, जबकि असल ताकत दरबारी साजिशों, सूबाई हुक्मरानों और उभरती हुई इलाकाई क़ुव्वतों के पास मुंतकिल हो रही थी। औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के बाद मुग़लिया सल्तनत उस मरहले में दाखिल हुई जहां उसके ज़वाल को रोकने वाली कोई मजबूत क़ुव्वत बाकी नहीं रही थी। तख्त पर उसका बेटा बहादुर शाह अव्वल बैठा, मगर उसकी हुकूमत महज रस्मी नौयत की थी। उसने इक़्तिदार संभालते ही मुसालिहत की पॉलिसी अपनाई, सिखों और राजपूतों से ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश की, मगर वो ना तो फ़ौजी तौर पर मजबूत था और ना ही दरबारी सियासत पर उसकी गिरफ्त मुस्तहकम हो सकी। बहादुर शाह अव्वल के मुख्तसर दौर के बाद जानशीनी का मसला एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गया। मुग़ल दरबार साजिशों, कत्ल गारत और आर्जी इत्तेहादों का मरकज़ बन गया। चंद ही बरसों में मुतअद्दिद बादशाह तख्त पर आए और उतरते गए।
इस तेज़ रफ्तार तब्दीली ने सल्तनत के इंतज़ामी ढांचे को मफलूज कर दिया। इस दौर में असल ताकत बादशाह के बजाय इमरा, वज़रा और सूबाई गवर्नरों के हाथ में चली गई। दिल्ली में बादशाह महज एक अलामत बनने लगा, जबकि अमली इख्तियार मकामी ताकतों में तकसीम हो चुका था। सूबे मरकज़ से कटने लगे और महसूलात दिल्ली तक पहुंचना बंद हो गए। इसी दौरान मराठा ताकत पूरी शिद्दत के साथ उभरी। औरंगज़ेब के बाद मुग़ल फ़ौज दक्कन में मजबूती बरकरार न रख सकी। मराठा सरदारों ने शिमाल की तरफ पेशकदमी शुरू की और चंद ही दहाइयों में दिल्ली तक खराज वसूल करने लगे। मुग़लिया सल्तनत अब अपने ही दारुल हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ के काबिल नहीं रही थी। पंजाब में सिख ताकत मुनज़्ज़म होना शुरू हो गई। मुग़ल हुक्काम की कमज़ोरी और मुसलसल बदइंतज़ामी ने सिखों को अस्करी क़ुव्वत में तब्दील कर दिया। वो इब्तदा में छापामार कार्रवाइयाँ करते थे, मगर वक्त के साथ एक बाकायदा फ़ौजी ताकत बन गए। मुग़लिया हुकूमत उनका मुस्तकिल हल निकालने में नाकाम रही। इसी दौर में ईरान और अफ़ग़ानिस्तान की सरहदों से नए ख़तरात पैदा हुए। 1739 में नादिर शाह अफ़शार ने हिंदुस्तान पर हमला किया। दिल्ली में मुग़ल फ़ौज मुज़ाहिमत न कर सकी। नादिर शाह ने शहर को लूटा, हज़ारों अफराद कत्ल हुए और शाही ख़जाना खाली हो गया। तख्ते ताउस और कोह नूर जैसे तारीख़ी ख़जाने ईरान मुंतकिल हो गए। ये वाक़या मुग़लिया सल्तनत की अखलाक़ी और सियासी मौत साबित हुआ। नादिर शाह के बाद अहमद शाह अब्दाली के हमलों ने रही सही कसर पूरी कर दी। उसने मुतअद्दिद बार हिंदुस्तान पर हमला किया और पानीपत की तीसरी जंग में मराठों को शिकस्त दी। अगरचे इस जंग में मराठों को वक्ती तौर पर कमज़ोर किया, मगर मुग़लिया सल्तनत को कोई फ़ायदा ना पहुंचा, क्योंकि दिल्ली पहले ही ताकत से महरूम हो चुकी थी। इस तमाम अरसे में मुग़ल बादशाह दरबारी साजिशों, माली बदहाली और बैरूनी दबाव के दरमियान पिसते रहे। फ़ौज की तनख्वाहें बंद हो गईं, सूबे खुद मुख्तार हो गए और अदालतें गैर मुअस्सिर हो गईं। सल्तनत अब नाम की रह गई थी। इसी कमज़ोरी का फ़ायदा यूरोपी ताकतों ने उठाया, ख़ुसूसन अंग्रेज़ों ने। इब्तदा में वो ताजिर बनकर आए थे, मगर मुग़ल इक़्तिदार के ख़ला में उन्होंने अस्करी और सियासी ताकत हासिल कर ली। बंगाल में प्लासी और बक्सर की जंगों के बाद अंग्रेज़ अमली तौर पर खुद मुख्तार हुक्मरान बन गए, जबकि मुग़ल बादशाह सिर्फ मेहर लगाने तक महदूद हो गया। 18वीं सदी के आखिर तक मुग़लिया सल्तनत एक टूटे हुए ढांचे की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। दिल्ली के बादशाह को ना फ़ौज पर इख्तियार था, ना ख़जाने पर और ना ही सूबों पर। सल्तनत का वजूद सिर्फ तारीख़ और रिवायत के सहारे बाकी था। यही वो मरहला है जहां मुग़लिया सल्तनत अमली तौर पर ख़त्म हो चुकी थी, अगरचे उसका रस्मी ख़ात्मा अभी बाकी था।